आप सभी का स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास में। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर दूसरे वीडियो को कवर करेंगे। इससे पहले आपको ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोगों ने जाना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत कैसे हुई थी और आपको इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। यानी इन दोनों टॉपिकों को हम लोगों ने पहले क्लास में कवर किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग दूसरे वीडियो को कवर करेंगे इसके अंदर वह आपका है प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसके अंदर हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखेंगे। और साथ आपको एक छोटा टॉपिक है धातु युग। तो ये दोनों यानी आपको प्रागैतिहासिक इतिहास और धातु युग को कवर किया जाएगा आज के क्लास में। आज आपको ये दूसरा वीडियो यहीं आपका होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत के इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला आपका उसमें होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आध ऐतिहासिक और आपका तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। यहाँ पे प्रागैतिहासिक जो होता है सबसे पुराना होता है क्योंकि इसमें सब कुछ लपाता है। उसके बाद देखिए इसमें है आध ऐतिहासिक। यहाँ पे आध मतलब देखिए आधा, यानी इसमें अगर हम बात करें तो आधा चीज इसमें पता है और आधा आपका लपाता है, इसलिए हो गया आपका आध ऐतिहासिक। और तीसरा आपका है ऐतिहासिक, यानी इसमें दोनों आपका पता है, लपाता कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका ये ऐतिहासिक हो गया। यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक सबसे पुराना है, यानी इसमें सब कुछ लपाता है, यानी आपको इसमें लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। और यहाँ पे इसको आध ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आधा चीज़ पता है और आधा आपका लपाता है, यानी आपको लिखित इसमें साक्ष्य मिला है लेकिन अभी तक इसको कोई नहीं पढ़ पाया है, तो इसलिए इसको आध ऐतिहासिक कहा जाता है। और ये आपका हो गया ऐतिहासिक, यानी इसमें दोनों चीज़ पता है, यानी आपको पढ़ा भी गया है और आपको मिला है साक्ष्य, तो इसलिए ये ऐतिहासिक हो गया। तो आज का वीडियो आपका जो होने वाला है आपको संपूर्ण प्रागैतिहासिक होने वाला है, यानी हम लोग पूरे प्रागैतिहासिक काल को, जिसके अंदर हम लोग पूरा 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर और आपको 2500 आपको ईसा पूर्व तक जानने वाले हैं, जिसके अंदर पूरा आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपके नव पाषाण को कवर करेंगे। और आपका दूसरा इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपको आध ऐतिहासिक आएगा और इसमें 2 वीडियो आपका बनेगा, एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का और दूसरा आपका वैदिक सभ्यता का। तो चलिए आज हम कवर करते हैं प्रागैतिहासिक काल को, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे इसको। तो अगर चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल को, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया है कि इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। और पहला जो आता है इसमें पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक युग कहा जाता है, और साथ में इसको आखेटक और संग्राहक काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे आपको आखेटक थे, यानी शिकारी थे और शिकार करके अपने भोजन को संग्रह करते थे और उसी के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए पूरा पाषाण काल को आखेटक और संग्राहक काल के नाम से भी जाना जाता है। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसवुड को, क्योंकि 1863 में इन्होंने ही पहली बार पलवरम नामक जगह से एक हैंड एक्स यानी आपको एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, इसलिए इनको पूरा पाषाण काल के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें यानी आपको 25 लाख बीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी वर्तमान में कोई भी आपका शारीरिक अवशेष यानी आपको जीवाश्म नहीं मिला है। जीवाश्म मतलब होता है यानी जिसमें जीवों का अंश हो, यानी आपका सजीव वस्तु जैसे आपका पेड़ पौधा जीव हो गया, व्यक्ति हो गया, उसका अवशेष अभी तक एक भी चीज़ यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसको पूरा पाषाण कहा जाता है। यहाँ पे ये जो लोग थे आपके पूरा पाषाण के लोग, ये शिकार के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते थे और उसके साथ आपको कंदमूल जैसे हो गया या आपको कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस इसलिए खाते थे क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इस समय यानी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसका प्रयोग ये लोग नहीं जानते थे, इसलिए आपको कच्चा मांस खाते थे। तो ये याद रखिएगा, कच्चा मांस खाते थे, ये नहीं कि आपको उसमें आग नहीं था, आग का आविष्कार हो चुका था लेकिन ये लोग आग के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके साथ अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल में औजार कैसा था, तो आपको अनगढ़ था, यानी उसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता था कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा, ये आपको कैसे भी कोई भी चीज़ उठा ली और वहीं वो औजार बना लेते थे, इसलिए अनगढ़ और अपरिष्कृत औजार यानी आपको किस पे था, तो आपको पूरा पाषाण काल में था। साथ ही देखिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अग्नि का आविष्कार जो आपको पूरा पाषाण काल में हो चुका था, जो 1 लाख वर्ष आपको ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन इसका जो प्रयोग जो है वो लोग नहीं जानते थे। अग्नि के देखिएगा, अग्नि के प्रयोग से कृषि और पशुपालन से क्या थे, आपको पूरा पाषाण काल के लोग जो थे अनभिज्ञ थे, इनके बारे में वो लोगों को जानकारी नहीं था। ये सब चीज़ें आपको मिलेगा मध्य पाषाण काल में। आगे हम बात करेंगे ये लोग निवास कहाँ करते थे, तो ये लोग जो का निवास मानते थे वो आपको गुफा में करते थे और आपको सेल से रहे, यानी आपको पत्थरों से बने आपको जितने भी गुफा होते थे इसी में पूरा पाषाण काल के लोग रहा करते थे। अब यहाँ पे देख लीजिए पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पे हम देखेंगे
कि पूरा पाषाण काल में कौन कौन सा स्थल मिला है और यहाँ पे आपको उसके अवशेष कौन कौन से अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें पूरा पाषाणिक स्थल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये सब आपका स्थल है पूरा पाषाणिक स्थल जो आपको वर्तमान प्रदेश में पड़ते हैं, और यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे पड़ता है पहलगाम, पहलगाम पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से आपको पूरा पाषाणिक स्थल के रूप में यहाँ पे अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त हुआ है हाथ की कुल्हाड़ी। याद रखिएगा, आपको हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। हथनौरा एक जगह आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ के नर्मदा घाटी के निकट यहाँ पे मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला। याद रखिएगा, ये सीधा एग्जाम में पूछता है कि मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी किस पूरा पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो आपको हथनौरा से हुआ है जो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद एक आपका है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से आपको सबसे पुराना मानव निर्मित गुफा मिला। याद रखिएगा, मानव निर्मित जो गुफा मिला है सबसे पुराना वह कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका से मिला है, और आपको ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आपका है पलवरम, पलवरम से अभी बताए हैं कि आपको हैंड एक्स प्राप्त हुआ यानी वो कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। पलवरम पड़ता है मद्रास में। उसके बाद हम बात करेंगे एक और जगह है लोहदानाल, ये पड़ता है आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ के मिर्जापुर के एक बेलन घाटी है, और बेलन घाटी से आपको विश्व के सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित आपको मातृ देवी का प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, सीधा पूछता है कि सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको लोहदानाल से मिला है जो आपको उत्तर प्रदेश से पड़ता है, या आपको ऑप्शन सीधा बेलन घाटी भी देता है, तो ये भी आपको दोनों याद रखना है। अब हम बात करेंगे, अगर बात करें इसका आपको पूरा पाषाण काल का, तो पूरा पाषाण काल को भी आपको तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक आपका होता है निम्न पूरा पाषाण, दूसरा होता है मध्य आपको पूरा पाषाण, और तीसरा होता है उच्च पूरा पाषाण। लेकिन यहाँ पे हम लोग इतने डिटेल में इसको कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपको पूरा पाषाणिक स्थल ये यहाँ से याद रखिएगा, और जिसके साक्ष्य भी हम लोग यहाँ से देख चुके हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे चलेंगे और आगे आपको देखेंगे हम लोग अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को ही बोला जाता है मीसोलिथिक युग। और यहाँ पे देखिए एक आखेटक और आपका पशुपालक काल यहाँ पे इसको कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो आखेटक यहाँ पे लोग शिकार भी करते थे, और पशुपालक यानी यहाँ पे आपको पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे इसको मध्य पाषाण काल को आपको याद रखिएगा कि आखेटक और पशुपालक काल के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रथम खोजकर्ता थे आपके जॉन इवास थे। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उनका आवास कैसा था, यानी वो कहाँ पे रहते थे, तो नदी तट के किनारे ये लोग रहते थे, क्योंकि पशुपालन की जब शुरुआत होगी तो यहाँ पे आपको नदी तट पे रहना अनिवार्य हुआ, क्योंकि उनके लिए जल और आदि चीज़ें प्रबंध कर सके। यहाँ पे मध्य पाषाण काल में याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हुई थी, और इसका जो साक्ष्य मिलता है वो आपको मिलता है आजमगढ़ के मध्य प्रदेश से, और आपको बाघाओ राजस्थान से। ये दोनों जब वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं आपके एग्जाम में देता है, पूछता है सीधे कि आपको पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल ऑप्शन में रहेगा, या आपको रहेगा आजमगढ़ मध्य प्रदेश से, या आपको बाघाओ राजस्थान से। ये तीनों में से एक ही रहेगा, तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर के औजार बनने शुरू हो गए थे, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता था, क्योंकि उससे पहले आपको पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो आपको अनगढ़ थे, यानी कैसे भी आपको उसमें होता था, लेकिन यहाँ पे आपको छोटे पत्थरों के बनते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसके बाद आपको मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले बार आपको मानव का अस्थि है, यानी आपको मानव का अस्थि पंजर मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ के जो लोग थे आपको शिकार के द्वारा भय प्राप्त करते थे, और आपको मछली पकड़ के भी यहाँ पे आपको मध्य पाषाण काल के लोग के अपने खाना की पूर्ति करते थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे मध्य पाषाणिक स्थल और उनके साक्ष्य जहाँ जहाँ से प्राप्त हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका यहाँ पे देखिए बाघौर राजस्थान, यहाँ पे आपको भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक जो आपका स्थान है यहीं से मिला है। कहाँ से, तो बाघौर राजस्थान से भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। और अभी बताया है आपको बाघौर से भी पशुपालन की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे भी आपको बाघौर की जगह पे भी आपको पशुपालन का साक्ष्य मिला है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सराय नहर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रथम मानव अस्थि पंजर का अवशेष मिला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा एग्जाम में पूछता है कि पहली बार मानव अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ मिला है, तो आपको मध्य पाषाण काल में सराय नहर यूपी से मिला है। उसके यहाँ पे देखिए स्तंभ गर्त का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। स्तंभ गर्त क्या होता है, यानी आपको ऐसा आपको घर जो आपको स्तंभ वाला हो और उसमें छत हो, तो यहाँ पे इसका प्रमाण मिला है सराय नहर यूपी से भी। और समाधि स्थल का भी साक्ष्य मिला है सराय नहर से। उसके बाद यहाँ पे देखिए युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य, सीधा पूछता है कि युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको सराय नहर यूपी से मिला है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंकाल में सिरा आपको
जो है कंकाल में एक आपको ऐसा चीज़ मिला है कि इसमें लगा है कि सिर में कोई घुसा कर खंजर घोंप दिया है और ऐसे मार दिया है। तो आपको ऐसा इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि युद्ध हुआ होगा जिसमें आपको खंजर मार दिया होगा सर में, कंकाल में। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि आपको युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य भी आपको यूपी सरायनहर से मिला है। उसके बाद देखिए अगला है महामादा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं जिसका और आभूषण मिले हैं। एग्जाम में सीधा पूछता है कि हड्डी के सींग और आपको हड्डी के आभूषण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो महामादा उत्तर प्रदेश से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे आदमगढ़। आदमगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीधे पूछता है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य पूछे तो आपको आदमगढ़ और अन्य स्थान पूछे तो आपको बागौर राजस्थान, ये दोनों जगह याद रखना है। लेकिन प्रथम पूछे तो आपको आदमगढ़ मध्य प्रदेश वाला टिक लगाइएगा। आगे देखेंगे प्रथम पालतू कुत्ता का जो है आपको साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो प्रथम पालतू जो है आपका कुत्ता जो आपका माना जाता है पशु, वो भी आपका साक्ष्य मिला है आदमगढ़ से ही, प्रथम पालतू का भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें, प्रथम पशुपालन और आपके प्रथम पालतू पशु का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद हम बात करें पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे प्रसिद्ध दो शैलश्रय आपको जम्बी द्वीप और आपको द्रोणी द्वीप भी मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के लोग इसी आपको द्वीप पे रहते थे, तो याद रखिएगा। उसके बाद है दमदमा और उत्तर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे 41 मानव की कब्र मिली है, तो याद रखिएगा। अगला है चौपानी मांडो जो यूपी में पड़ता है, और विश्व में आपको मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो आपको मिला है चौपानी मांडो से। अगला आपका स्थल है सांभर झील जो राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीन वृक्षारोपण का प्रमाण मिलता है सांभर झील से। तो ये अब आपके मध्य पसानी के स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से आप जरूर इसको एक बार याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे नवपाषाणी काल। नवपाषाण काल को ही बोला जाता है नियोलिथिक युग, और आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ के आपको लोग कैसे थे और यहाँ पे क्या करते थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको खाद्य उत्पादक काल भी कहा जाता है। आपको ऐसा माना जाता है, सीधा एग्जाम में पूछता है कि प्रथम खाद्य उत्पादक काल किसे कहा जाता है, तो नवपाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको कृषि का आविष्कार आपको हो चुका था और आपको पहिया का भी आविष्कार हुआ था। तो आपको ऐसा इसलिए कहा जाता है, कृषि का आविष्कार होने के कारण ही इसको खाद्य उत्पादक काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अग्नि के प्रयोग से ये लोग करना सीख गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि का आविष्कार पूछे तो आपको पूरा पाषाण काल, लेकिन आपको पूछे कि अग्नि के प्रयोग आपको कब करना सीखा, तो आपको नवपाषाण काल में सीखा, और यहाँ से लोग आपको पका हुआ मांस खाने लगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पत्थर के पॉलिशदार हथियार हुआ करते थे, जैसे कुल्हाड़ी। यहाँ पे जब हथियार बनने लगे थे तो पत्थर के ही बने थे, लेकिन वो अच्छे से खूब आपको उसमें पॉलिश कर दिया जाता था, आपको रगड़ रगड़ कर। तो ये आपको कब से, तो आपको नवपाषाण काल से मिलने लगे हैं। साथ में आपको कृषि और पशुपालन का भी शुरुआत हो गया था। पशुपालन में ये लोग आपको कुत्ता, भेड़, घोड़ा जो है आपको पालते थे, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे इसको अच्छे से हम देखेंगे आपको कि कौन कौन से कृषि करते थे या कौन कौन से आपको चीज़ पालते थे। आगे अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में ही आपको धातु खोजा गया था, और वह था आपका तांबा। और तांबा जो है आपका सर्वप्रथम प्रयोग में आने वाला धातु है। सीधे एग्जाम में पूछता है कि सर्वप्रथम प्रयोग में आने वाला धातु कौन था, तो आपको तांबा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि ये लोग लोहा वहा से कोई अनभिज्ञ थे, आलो याद, ये भी आप याद रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन की अगर हम बात करें, जिसको आपको मृदभांड कहा जाता है, तो पहली बार आपको साक्ष्य आपको नवपाषाण काल से ही मिला है। और पहली बार अस्थायी जीवन यानी आपको जीवन जीने का यानी बसने का जो है साक्ष्य मिला है आपको बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। तो ये सब चीज़ें आपके नवपाषाण काल से थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे नवपाषाणी कुछ स्थल और वहाँ से प्राप्त जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेहरगढ़ जो पड़ता है बलूचिस्तान में, और मेहरगढ़ से आपको कृषि का साक्ष्य मिला है। और आपको मेहरगढ़ से कृषि में किस चीज़ का, तो यहाँ पे गेहूं का। सीधा पूछता है आपको गेहूं का आपको साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपको मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है। और कपास का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से ही। उसके साथ यहाँ पे देखिए गेहूं और जौ के खेती का प्रमाण मिला है। और कच्चे ईंटों के आयताकार मकान जो मिले हैं वो भी आपको कहाँ से, तो मेहरगढ़ से ही मिले हैं। और अस्थायी जीवन का भी प्रथम प्रमाण जो मिला है वो आपको मेहरगढ़ से ही मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखिए यहाँ पे कृषि जो लोग करेगा, तो कृषि लोग करेगा वहीं पे खाए पिएगा, तो यहाँ पे अस्थायी जीवन बसेगा ही। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेहरगढ़ से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे बुर्जहोम जो पड़ता है कश्मीर में, और यहाँ से आपको युग्मित सौदाह का प्रमाण मिला है, यानी आपको जोड़ा में मृत्यु व्यक्तियों को दफनाया गया था। तो बुर्जहोम भी याद रखिएगा। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो यहाँ पे दफनाया गया था, ये दोनों का कंकाल जो है आपको यहीं से मिला है बुर्जहोम से, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग।
अगला आपका स्थल है गुफकराकाल, जो आपको कश्मीर में पड़ता है, और यहाँ से आपको मिला है सिलबट्टा मशीन, यानी जो आपको मसाला पीसने की जो मशीन आपको जो होती है, जो लोगों के द्वारा कृत्रिम जो होती है, यहाँ पे सिलबट्टा मशीन जो आपको देखते होंगे सिलवट, तो ये इसका प्रमाण मिला है गुफराकाल कश्मीर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी से निर्मित सुई, यानी आपको हड्डी से बनाया हुआ एक सुई मिला है जिससे लोग कपड़ा फट जाता सिल लेते थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको कृषि और पशुपालन का भी साक्ष्य आपको गुफराकाल से मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, जहाँ से चावल धान के प्रशिक्षण साक्ष्य मिले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश, जहाँ पे विश्व के प्राचीनतम मृद भांड मिला है। उसके बाद चिरांद जो पड़ता है आपके बिहार में सारण जिला में, यहाँ से आपको हड्डी से बने बहुत सारे उपकरण मिले हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा। विशेष करके आपको यहाँ पे जो हिरन होता है, हिरन के हड्डी से निर्मित आपको उपकरण मिले हैं चिरांद यूपी से, तो ये भी आपको ये सब चीज़ें अब याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे, अब तीनों युग हम लोग यहाँ पे देख लिए, अब हम देखेंगे एक और आपका धातु युग, क्योंकि आपको यहीं आपको देख रहे थे कि नवपाषाण जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए नवपाषाण काल में ही आपको तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग होना शुरू हो चुका था, तो यहीं से आपको धातु का प्रयोग पूछे तो आपको नवपाषाण काल में ही हो चुका था। तो लेकिन एक धातु युग अलग से आया जब आपको नवपाषाण काल का जो अंतिम चरण जब चल रहा था, तो यहाँ पे धातु के रूप में तांबा का जो व्यवहार था आरंभ हो गया था, और धीरे धीरे लोग आपको अन्य धातु जैसे आपको कांसा हो गया, लोहा हो गया परिचित हुए, और जिसके कारण पाषाण युग के बाद आपको धातु युग की शुरुआत हुई थी। तो धातु युग में आपको उस समय तक यहाँ पे देख लीजिए, एक आपका ताम्र युग, उसके बाद आपका कांस्य युग और आपका लौह युग, ये तीन ही धातु उस समय अब तक प्रचलन में था। एक आपका ताम्र युग था, यहाँ पे प्रथम उपयोग में आने वाला धातु पूछा जाता है तो कौन था, तो आपको तांबा था, और इसका जो आपको साक्ष्य मिला है अतिरंबकम से मिला है जो मद्रास में पड़ता है, और यहाँ पर आपको तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, तो ये भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपके ताम्र युग इसलिए कहता है क्योंकि पत्थर और तांबा का उपकरण लोग बनाने लगे थे, और यहाँ पे पत्थर और तांबा जब बनता था तो ये आपको तांबा का या पत्थर का जो औजार होता था वो आपको हथियार कमज़ोर होता था दूसरे के मुकाबले में, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और ताम्र युग के बारे में विशेष आपको जानकारी मिलती है मेसोपोटामिया के सभ्यता से, जो आपको इराक में मिली है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपको हम बात करेंगे हम कांस्य का, तो यहाँ पे देखिए तांबा का जब आविष्कार हो चुका था, तो उसके बाद आपको तांबा और टीन मिलाकर लोगों ने यहाँ पे एक नई धातु बनाई जिसको बोलाता है कांस्य धातु। और कांस्य धातु आपको कांस्य में अगर हम बात करें तो कांस्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे डिटेल में, उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। लेकिन क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही आपको कांस्य की यानी आपको तांबे और तीन के से बनी चीज़ों का लोग प्रयोग होता था, और यहाँ पे आपको तांबा से मजबूत हथियार बनना शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें दोनों को मिलाकर यानी तांबा और टीन को मिलाकर लोग बनाते थे। उसके बाद आया आपका लौह युग। लौह युग की बात करें तो सबसे अधिक धातु आपको मजबूत हो या आपको लोहा का, और यहाँ पे हथियारों के साथ में विकास हो गया था। और आपको लौह युग के बारे में हम लोग वैदिक काल में पढ़ते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि सीधे पूछता है कि आपको लोहा का प्रयोग तो वैदिक काल से, कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी से, और ताम्र प्रयोग आपका सबसे पहले आपको ये तो नवपाषाण काल में ही शुरू हो गया था, हालांकि पूछता है मेसोपोटामिया वाला भी, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। इसके बारे में छोटा सा था और आपको महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चलेंगे MCQ को देखेंगे, क्योंकि ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, तो चलिए हम कवर करते हैं टॉपिक। यहाँ पे आपको MCQ का सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था। तो अभी बताएं आपको पशुपालन का सबसे पहले आरंभ जो हुआ था वो मध्यपाषाण काल से हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो हड्डी का जो उपकरण मिला है अभी बताए हैं आपको महामादा से मिला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे आपका है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे आपको कृषि की जो प्रारंभ हुई थी सबसे पहले नवपाषाण काल से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलते हैं आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, यानी आपको मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपको मिला है नर्मदा घाटी से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं। तो कृषि के सबसे जो पुराना साक्ष्य मिला है वो आपको मेहरगढ़ से मिला है, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और आपको वो मिला है गेहूँ, तो ये भी याद रखिए, गेहूँ भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन कार्य की शुरुआत हुई थी। तो मध्यपाषाण काल में आपको जो पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बागौर राजस्थान से हुआ है। अगर बागौर नहीं रहता तो आपको ये आदमगढ़ भी पूछ सकता था, तो आदमगढ़ और आपके बागौर ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखिएगा, दोनों में से एक ही रहता है। यहाँ पे बागौर है तो आपको बागौर होगा। आगे चलेंगे।
अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में किस शिला संग्रहों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपको भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का भी यहाँ पे कंकाल का साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है आपको बुर्ज होम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव के द्वारा सबसे पहला अगर अनाज पूछे जो प्रयोग में आया था वो आपका था जौ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इनको देख लीजिएगा, ये सभी के सभी आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रागैतिक इतिहास को देख लिए हैं। अगला जो आपका वीडियो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 वीडियो अब देख लिए हैं। पहला आपका वीडियो ये दोनों टॉपिक था और दूसरा आप देखे हैं प्रागैतिहासिक और धातु युग। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक आने वाला है वो आपका आएगा आध ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, और ये आपका ये तीसरा वीडियो होगा। चौथा आपका आएगा वैदिक सभ्यता। तो ये दोनों वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और वीडियो कैसा लगा है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।